तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने इससे पहले यानी पाठ 10 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है 2021 के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा घटाया गया, कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं एग्जाम्स में से। सिर्फ ये न्यूज़ है हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए, और ये जो प्रश्न उत्तर मैं बता रहा हूँ ये भी हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए ही है सिर्फ। तो मज़ा आएगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं वो मैंने चुन चुन के निकाल लिए हैं, और मज़ा आ जाएगा आपको फिर, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5-7 प्रश्न है हर पार्ट से, और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2021 के एग्जाम्स में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आ रहा है, संपर्क बल क्या होता है। अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर आप मतलब ये बोल रहे हो कि क्या गारंटी है ये आएंगे। तो पिछले सालों के मैंने पेपर उठा के देखे यार, मतलब बहुत ही इजी जी क्वेश्चन आए हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड ही हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संपर्क बल क्या होता है। हमने बल वाले पार्ट के अंदर दो चीजें पढ़ी, एक संपर्क बल एक असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल दो वस्तुओं के मिलने से बनता है। जैसे एक बैल एक गाड़ी को खींच रहा होता है, मतलब उसको टच करना पड़ता है दूसरी वस्तु को। जो दो वस्तुएं आपस में बल लगाएंगी ना, तो दोनों को आपस में संपर्क में आना पड़ेगा। अब दूसरा है हमारे पास, वो है असंपर्क बल क्या होता है। तो इसमें हम एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही उसमें बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण तो दिया नहीं सर आपने, तो उदाहरण के लिए मैं वैसे लिखा नहीं है मैंने, बस हाँ आपको समझा देता हूँ। उदाहरण के लिए आप देखोगे आपने चुंबक वाला खेल खेला होगा। एक चुंबक आगे आगे भागता है और आप उसके पीछे पीछे एक चुंबक लेके भगा रहे होते हो, तो उसमें बिना चुंबक के टच किए दूसरा चुंबक उसको आगे आगे भगा रहा होता है। तो वो कैसा बल है, वो असंपर्क बल है। दाब क्या होती है। अब आपने ये चीज पढ़ी बल के बारे में, दो चीजें दो प्रश्न पढ़े, संपर्क बल। तो अब जो है वो बल, जो बल लगाया जाता है उसी को हम दाब कहते हैं, लेकिन जो जहां पे बल लगा रहे हैं ना उसके हमें क्षेत्रफल का पता होता है, उसी बल को ही हम दाब कहते हैं। सिंपल भाषा में दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। किसी क्षेत्र पर लगाए जाने वाले बल को दाब कहा जाता है। यहाँ पे से देखो, ये ऐसा नहीं है सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे से लॉजिकल क्वेश्चन भी आया कई बार, वो बता देता हूँ कैसे आता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है किसी क्षेत्र का मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसका क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कुछ भी हो, नीचे है ये, अगर क्षेत्रफल कम कर दिया तो जो दाब है, दाब पूछी जाती है कि जो बल तो वैसा ही रहेगा फिक्स। तो दाब पूछते हैं कि क्षेत्रफल कम करने से दाब पर क्या असर पड़ेगा ज्यादा करने से। तो अगर क्षेत्रफल कम कर देते हैं हम, तो जो दाब है वो बढ़ जाएगी, और क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे एक पैनी कील होती है जो दीवार में लगाई जाती है, तो उसका वो जो चोंच है आगे से, जो मतलब शार्प पॉइंट होता है, वो पैनी होती है आगे से। अगर वो पैनी है मतलब क्षेत्रफल कम है उसका, तो वो जल्दी दीवार में गिर जाएगी, यानी कि दाब ज्यादा होगी। और अगर उसको आप उल्टा कर लेते हो तो वहां पे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और आपकी दाब कम हो जाएगी, और वो जल्दी से दीवार में नहीं लगेगी। तो ये है, मैंने थोड़ा सा लॉजिकल टाइप से बता दिया है, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं आपसे। अब अगला प्रश्न देखो आप, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुरुत्वाकर्षण बल को लेके। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक कम भारी वस्तु उससे ज्यादा भारी वस्तु का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। बस यही होता है, कम भारी वस्तु यानी एक हल्की वस्तु भारी वस्तु का चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उनके बीच में। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, वो आपको भी पता है कौन लगाता है, चंद्रमा, चांद। तो जो चांद है वो पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से छोटा है। अब आपके मन में एक ये भी डाउट आएगा कि सर फिर तो मतलब चांद जो है पृथ्वी के चक्कर में तो ऐसे ही पड़ रहा है, सूरज का ही चक्कर लगाना शुरू कर दे। तो इसमें जो है ना, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता जाता है। अब पृथ्वी काफी बड़ी पड़ती है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और सूर्य का अपना है, चंद्रमा का भी है, हालांकि चंद्रमा पे हम सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो वो कैसे चलती है, वो मतलब उड़ रही होती है, वहां पे घूम रही होती है, तो वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है, और जिसकी वजह से पृथ्वी का ही चक्कर लगाना पड़ता है चांद को, क्योंकि वो उसका एहसास नहीं ले पाता सूरज का। अब ये वाला देखो, अब
प्रश्न नंबर 5, स्थिर वैद्युत बल क्या है। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, ये सारे जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण और स्थिर वैद्युतिक बल वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया आपको लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। सो आपको अगर ये फार्मूला याद रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फार्मूला याद नहीं है फिर दिक्कत आ सकती है आपको। स्थिर वैद्युतिक बल क्या होता है। अब ये भी बल होता है, ये आपका मतलब आवेशों की वजह से उत्पन्न होता है, इस जिसको हम स्थिर वैद्युत। यहाँ पे सिंपल बात ये है, स्थिर यानी कि रुकी हुई, वैद्युत यानी कि बिजली, रुकी हुई बिजली वाला बल होता है ये। आपने जादू किया होगा, सिर में जो है मतलब बालों से पेन को घिसाते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अपनी ओर चिपकाना शुरू कर देता है बिना टच किया, संपर्क बल टाइप का है ये। तो आप देखोगे वहां पे जादू हो रहा है, तो वो किसकी वजह से, स्थिर वैद्युत बल। उसके अलावा आप देखोगे सर्दियों के अंदर स्वेटर, ऊनी कपड़े जो होते हैं, जब उनको पहन रहे होते हो, उतार रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कुछ चिंगारियां सी निकलती है छोटी छोटी, आपने महसूस किया होगा ये चीज। तो वो किसकी वजह से होता है, वो स्थिर वैद्युतिक बल की वजह से होता है, वो आवेशों की वजह से होता है मेनली, यानी कि ये वाला बल वहां पे काम कर रहा होता है। अगला प्रश्न है घर्षण बल क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अगला पार्ट इसी को लेके है। घर्षण बल क्या होता है, ये संपर्क बल का ही एक उदाहरण होता है। इसके अंदर जो है ना दो सतहें आपस में मतलब चलती है, क्योंकि संपर्क बल है, सिंपल सी बात है, तो संपर्क में आएंगी और संपर्क में आने की वजह से उनमें गर्मी पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं। यानी कि जो सतह है उनकी ऊबड़ खाबड़ होती है और उसकी वजह से वहां पे टकराव होते रहते हैं। अब आप बोलोगे भाई वो तो चिकनी होती है, तो आपको ऊबड़ खाबड़ कैसे दिख रही है वो, तो वो आपको दिख रही है जो स्मूथ होती है बिल्कुल, लेकिन वो असल में स्मूथ नहीं होती, वो काफी ऊबड़ खाबड़ होती है। जैसे टायरों का सड़क पे चलना वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे जो भी आपको चीज दिख रही है ना चलती हुई, वो हर एक चीज में घर्षण लग रहा होता है। अब अगला सेम पर्सन है, ये छोड़ दे सकते हैं हम। पाठ नंबर 12 पे आ चुके हैं हम। पाठ का नाम है घर्षण। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, खिलाड़ी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए, कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। अब आप हमने घर्षण के बारे में लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो घर्षण का ही बात होगी कहीं ना कहीं। तो जूते क्यों पहनते हैं, ताकि उनका घर्षण बढ़ सके और वो खेल के दौरान फिसले नहीं। उनमें जो है ना थोड़ी थोड़ी मतलब कीले सी निकली होती है जूतों में, छोटी छोटी सी, मतलब वैसे बोल रहा हूँ, कीले नहीं होती वो, तो जिसकी वजह से वो जो है मिट्टी में जल्दी से धंस जाती है और घर्षण बढ़ जाता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ये एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे को लगा क्योंकि कुछ सिलेबस कम हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर पे आपका प्रेशर रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत, तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। अब एक चीज बता देता हूँ आपको कि मैंने जो है ना ये जितने भी चैप्टर्स है, आपको कुछ चैप्टर्स में ये भी होगा कि डाउट है सर हमें चैप्टर समझ में नहीं आया, चैप्टर मतलब नॉलेज नहीं है, हम कैसे समझे, आप बता रहे हो जो। तो मैंने पाठ को भी समझा रखा है फोटो वोटो लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से, और मेरी गारंटी है अगर आप एक बार जाके वीडियो देखोगे ना किसी चैप्टर की, आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा। सो आप काम अगर मन करता है तो आप जाके देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा। बाकी ये जो आर्टिकल है, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसका भी रिटर्न में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो इसको भी आप चाहो तो जाके सीधा पढ़ भी सकते हो। अगर समझना है तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं दे पाऊंगा यहाँ पे। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। दो घर्षण होते हैं, एक सर्पी घर्षण, एक स्थैतिक। सिंपल सा है, स्थैतिक यानी कि रुका हुआ, मतलब कोई चीज पड़ी है बस, जैसे टायर है खड़ा कर रखा है आपने, कुछ भी व्हीकल है वो खड़ा हुआ है, उस घर्षण को बोले हम स्थैतिक घर्षण। और एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी मतलब जो चीज पहले से ही चल रही होती है उस वाले, उसके अंदर जो घर्षण लग रहा होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सर्पी घर्षण है वो रुके हुए घर्षण से कम क्यों होता है। ये वाला घर्षण कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। क्या लॉजिक होता है, मतलब आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो, समझ सकते हो, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक मतलब टायर को खड़ा कर रखा है, हैवी टायर है काफी ज्यादा, उसको खड़ा कर रखा है, आपको उसको धक्का लगाना है, गोल घुमाना है, मतलब धक्का लगाना है, तो वो शुरुआत में बल ज्यादा लेगा, घर्षण की वजह से ज्यादा घर्षण है, और बाद में उसमें जो है मतलब जब वो चल पड़ेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सा धक्का लगाते रहना और वो चलता रहेगा। तो आप क्या समझे, मतलब जो चल रही चीज है उसका घर्षण ऑब्वियस सी बात है कम है, तभी तो आपको बल कम लगाना पड़ रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही आपको अभी एक्सप्लेन करना है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठों के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में आसानी से धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। वैसे मैंने उदाहरण के
तौर पे आपको समझा दिया है लॉजिकली की, क्योंकि लॉजिकली अगर आपको पता होगा कैसे है तो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे उसके बारे में। अगला प्रश्न देखो, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। घर्षण काफी चीजों के ऊपर मैटर करता है, जैसे कि वजन। आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर जो है मतलब वजन ज्यादा होता है नॉर्मल कार के कंपेयर में, अगर देखते हो तो वजन की वजह से उनके जो टायर है वो जल्दी घिसते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, वजन की वजह से। तो वहां पे टायरों का घर्षण जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा जो है वस्तु की गति, अगर आप गाड़ी को एक तो 50 की स्पीड पे चला रहे हो, एक 200 की, तो 200 वाली गाड़ी का टायर जल्दी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गति की वजह से घर्षण बढ़ जाएगा। उसके बाद में है वस्तु का आकार भी घर्षण बढ़ा देता है। जैसे एक वस्तु गोल है, एक बक्सा बना रखा है, तो बक्से वाला तो ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा टफ पड़ेगा ना, घिस जाएगा वो जल्दी से। और अगला आता है पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है कुछ पे। अगर बियरिंग वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पे। एक बियरिंग है जिसके अंदर जो है चिकनाहट का कुछ हमने तेल वगैरह नहीं डाला हुआ, तो उसके जो बाल बियरिंग्स है वो घिस जाएंगे जल्दी से, मतलब जो होती है गोलियां उसमें भरी हुई, तो वो घिस जाएंगी जल्दी से अगर उसमें चिकनाहट नहीं होगी तो। चलो ये लॉजिकल सी बातें मैंने थोड़ी बहुत बता दी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लोटनी घर्षण किसे कहते हैं। हमने दो घर्षण पढ़ चुके हैं पहले से ही, सर्पी घर्षण कैसा होता है, स्थैतिक घर्षण कैसा होता है ना। ये तीसरा टाइप है इनका, लोटनी घर्षण। इसमें लोटते हैं आप, यानी कि लोटन करते हैं, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम कर जाती है उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, उदाहरण के लिए देखो, पहिए जो है घर्षण को कम कर देते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं आएगा, घर्षण आएगा, मिस टाइप हुआ ये। तो उसके अंदर जो है लोटनी घर्षण होता है। जैसे रोड पे आप टायर चला रहे हो तो वो लोटने वाला घर्षण है। रोड फ्लैट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप लेट लेट के जा रहे हो, मतलब पहिया गोल गोल घूम के जा रहा है, तो उसको हम लोटनी घर्षण बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण। पता है आपको, ये दोनों पता है, सो ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। अब अगले पाठ पे देखो, पाठ नंबर 13, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं अभी। तो ये है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। और इसके नीचे वाला भी, वैसे सारे बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं भरे कि हाँ आपको मतलब टाइम वेस्ट हो जाए, आप प्रिपेयर कर रहे हो। कि कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है ना कि सर पास हो जाए बस वही काफी है, और कुछ को होता है अच्छा स्कोर करना। देखो ये दोनों के लिए है, पास होने वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इनमें से थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, जिनको अच्छा स्कोर चाहिए उनके लिए बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने ऐड अप किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपको देखोगे एग्जाम में तो ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 70 to 80% क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से आपको। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के संचारण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। माध्यम का मतलब है यहाँ पे आपको या तो कोई मतलब पदार्थ चाहिए, जैसे ठोस अवस्था में चाहिए, या गैस अवस्था में, या फिर तरल अवस्था में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे अंतरिक्ष हो गया पृथ्वी से बाहर, तो वहाँ पे जो है ध्वनि ट्रेवल नहीं करती, वो जा नहीं सकती, आपको सुनाई तक नहीं देता वहाँ पे, ऐसा होता है। अब अगला प्रश्न देखो, आप ध्वनि समझ में आ गया ना कि कंपन। सिंपल सी बात यह है कि ध्वनि मतलब कि कंपन, किसी वस्तु के कंपन को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे कोई वस्तु वाइब्रेट करती है। अब आप बोलोगे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपने गले से बोल रहा हूँ ना, तो जो मेरा गला है वो फिर वहां पे क्या कंपन हो रहा है भाई, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, इसी को लेके क्वेश्चन आता है इसमें, मानव वाक्यंतर का चित्र बनाइए, उसके कार्यों के अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे अपने शब्दों में ही करेंगे हम, क्योंकि ये तो हम मैंने लिख रखा है वैसे भी। आप पढ़ लेना, स्क्रीन पे वैसे भी आ रहा है अगर आपका मन कर रहा है पढ़ने का। बाकी मैं समझाता हूँ, समझना जरूरी होता है कोई भी चीज रटने की बजाय। यहाँ पे मानव वाक्य अंतर तो ऐसा होता है, ये छोड़ो इसको, ये वाला मैंने वैसे, अगर आपने वीडियो देखे ना चैप्टर समझा, मैंने असली वाला वाक्य अंतर दिखाया था आपको, जो असल में होता है हमारे मुंह के अंदर, मतलब गले में। तो रियल लाइफ में वो कैसा दिखता है आपको वो पता लग जाता है वहां पे। बट हाँ, कोई बात नहीं यार, आपने नहीं देखी वो आपकी, समझ सकता हूँ आपका मन नहीं कर रहा होगा समझने का। बट जो भी है यहाँ पे देखो, ये ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, ये ये तनी सी झिल्ली होती है पतली सी, और जब हवा इसके अंदर से, गले के अंदर से बाहर निकलती है ऐसे, तो ये जो है वाइब्रेट होती है, कंपन होता है इनके अंदर। और हमने पढ़ा ना, कंपन के जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो कंपन है वो अलग अलग टाइप का होता है। जब आप कुछ अलग अलग बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो कंपन होता है उससे आपकी आवाजें बाहर आती है निकल के, कि आप क्या बोल रहे हो। आपने ये भी देखा होगा कि मतलब लड़कों की आवाज मोटी होती है, लड़कियों की पतली होती है, तो वो भी इसी के ऊपर मैटर करता है कि ये कैसी है। जितनी टाइट होगी, मतलब ये जो
झिल्ली है, ये जितनी मतलब तनी हुई होगी उतना अच्छा कंपन होगा और उतनी ही क्लियर आवाज आपको मिलेगी। उसके बजाय अगर आप देखोगे अगर ये ढीली पड़ी हुई है तो आपका जो कंपन है वो खराब होगा और जिसकी वजह से आपकी आवाज भी खराब आएगी, मतलब मोटी आवाज हो जाएगी और फटी हुई आवाज आएगी आपको। अगला प्रश्न देखो आप, आवृत्ति किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आवृत्ति को मापा कैसे जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति को मापा कैसे जाता है, और आवृत्ति हम लोग जो आवृत्ति सुनते हैं वो कितनी होती है। तो आवृत्ति को लेके इनमें से इस मतलब आवृत्ति के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आवृत्ति पढ़ते हैं, प्रति सेकंड होने वाले कंपन, कंपन हो रहा है 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं उनकी संख्या, वो आवृत्ति कहलाती है और इसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। अब इसी को लेके एक क्वेश्चन है कि हम जो है कितनी ध्वनि सुन सकते हैं, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे कम नहीं सुनेंगे क्योंकि हम भाई चीटियां मीटियां तो है नहीं छोटी छोटी कि उनको, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको आवाज नहीं आती, कुत्तों को आवाज आ जाती है, तो वो जो कुत्ते आवाज सुनते हैं वो क्योंकि उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और जिसकी वजह से वो धीमी आ रही आवाज को भी महसूस कर सकते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दिवाली के टाइम में जब पटाखे जल रहे होते हैं तो कुत्ते बहुत मतलब घबरा जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए वो, आपके लिए तो नॉर्मल पटाखे है क्योंकि आप 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, कुत्ते ऐसा नहीं करते, कुत्ते इतनी ध्वनि नहीं सुन सकते, उनकी ध्वनि की मैक्सिमम सुनने की प्रबलता जो है कम होती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे बम, मतलब वैसे बम ही होते हैं वो, लेकिन हाँ मतलब बहुत बड़ा धमाका हो रहा है, उनके लिए वो ऐसा हो जाता है और उनको लगता है कि मतलब मौत आ गई तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो और पटाखे मत जलाया करो कुत्तों के सामने। शोर क्या होता है, वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते शोर कहलाती है। मतलब बुक में ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, सर आपने क्या लिखवा दिया ये, तो हाँ ऐसा ही होता है। शोर होता क्या असल में मैं बताता हूँ आपको। आप गाने सुन रहे हो, क्या गाना आप, आपके लिए वो गाना हो सकता है लेकिन सभी के लिए वो गाना नहीं होता, किसी के लिए वो शोर हो जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली के लिए तो होता ही है वैसे वो, लेकिन लॉजिकली देखोगे तो कई लोगों को जो है पसंद नहीं होती वो आवाज जो आपको पसंद ही नहीं है सुनना, आप सुनना नहीं चाहते, वो सारी आवाजें शोर होती है। जैसे फैक्ट्री में निकलने वाली ध्वनि वो सबके लिए शोर होती है, लेकिन कभी कभी संगीत भी शोर बन जाता है अगर वो आपको पसंद नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते। एक गाने को आप 200-300 बार सुन के देखना, उसके बाद में आपको पता लगेगा आप उससे बोर हो जाओगे। अगर आपको कोई सुनाना चाहेगा, मुझे नहीं सुनना भाई, मुझे सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो क्या है, वो आपके लिए शोर है, इसीलिए तो नहीं आपको सुनना, आपको पसंद नहीं आया। ज्यादा देर तक कोई भी आवाज सुनने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है, जिसको हम शोर प्रदूषण कहते हैं। ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक कि आप हटा सकते हो, अगर शोर प्रदूषण के बारे में ना पूछा जाए तो यहाँ तक लिख सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते होंगे कि एग्जाम में मतलब नंबर लेने के लिए कि हाँ 1 नंबर का है तो 3 लाइनें तो भाई भरनी है, 2 नंबर का है 5 लाइनें भरनी है, 3 नंबर का है 10 लाइनें भरनी है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, हालांकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे दोस्त भी काफी सारे ऐसा करते थे, लेकिन ऐसा मतलब आप नंबर सोचोगे ना कि नंबर चाहिए आपको, तो नंबर लेने के लिए आपको बस उतना ही करना है जितना पूछा गया, फालतू बकवास अगर नहीं करोगे ना तो नंबर उतने ही आएंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है दूसरे पर्सन करने के लिए, सोचने के लिए। अब अगला पार्ट देखो, पाठ नंबर 14, और इस पाठ के अंदर जो है विद्युत वाला काम है थोड़ा सा, और उसके बाद के जो पाठ है वो मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। चलो देखते हैं इसके अंदर। तो पहला प्रश्न आ रहा है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी पाइपें जो होती है पानी डालने वाली, उसका उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, वो ऐसा करते क्यों है वो हमें बताना है। तो क्या होता है, बिजली विद्युत की अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो विद्युत होती है जल की सुचालक होती है, यानी कि जो बिजली है वो पानी के थ्रू आ जाएगी और वो जो पाइपों से पानी छिड़क रहे हैं ना वो पानी उन्हीं के ऊपर छिड़क जाएगा, यानी कि उनको करंट लग जाएगा और उस करंट की वजह से उनकी मौत हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले ही जो पावर स्टेशन होते हैं जो मुख्य विद्युत आपूर्ति के अंदर होते हैं वहां से विद्युत की जो आवाजाही है उसको बंद करवा देते हैं, उस इलाके की उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद करा देते हैं। उसके बाद में वो पानी छिड़कते हैं ताकि उनको विद्युत का खतरा ना हो। समझ गए, आसान है ना, बस आपको लॉजिक पता होने चाहिए। ये सारे लॉजिक मैंने चैप्टर के अंदर बताया बहुत डिटेल के साथ में, अगर नहीं समझा तो आपने कोई भी चैप्टर में बोल रहा हूँ ना डाउट होगा तो आपके सारे मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो आप, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए।
अब आप सोच के चलो बाहर बारिश हो रही है और आप जो है बाहर जाके बिजली का काम कर रहे हो, तो क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप बोलोगे भाई हमने तो पढ़ा है कि वर्षा का जल शुद्ध होता है। हाँ होता होगा कभी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप बाहर निकल के देखना अपने मतलब कमरे में बैठे होते हो आप, तो बाहर निकल के देखना सुबह के टाइम पे, क्योंकि सर्दियां सी है थोड़ी सी, तो आप देखोगे कि मतलब अजीब सी महक आती है। तो वो किसकी वजह से? वो गैसें जो भरी हुई है वातावरण में, जब वो बारिश का पानी ऊपर से आएगा नीचे, तो वो जो गैसें है वो उसमें मिल जाती है और उसको जो है सुचालक बना देती है जल का, और जिसकी वजह से लाइनमैन जो ठीक कर रहा है विद्युत तारों को, उसको करंट लग सकता है और वो मर सकता है। तो इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी काम की भी है। आपने भी देखी हुई है ये चीज, कि करते हुए नहीं देखी, लेकिन हाँ जो रिजल्ट आता है वो आपने देखा हुआ है। विद्युत लेपन क्या होता है? किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। आपने जो है आभूषण देखे होंगे, नकली आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसके अंदर यही होता है, विद्युत लेपन होता है। वो सोने के रंग के जैसे दिखते हैं, उसके अंदर जो है सोने के रंग जैसा जो है पानी चढ़ा दिया जाता है। तो वो किसकी मदद से? विद्युत लेपन की मदद से। उसके अलावा जो है आपने बहुत सारे जो है व्हीकल्स देखे होंगे। स्टील देखी है आपने, या एटलीस्ट स्टील तो देखी है। स्टील के जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, स्टील की जो है परत चढ़ाई जाती है। असल में लोहे में कोयला मिलाया जाता है और उसके जिसको हम स्टील बोलते हैं, और वो जो लोहा कोयला है वो काला सा दिखता है फिर। तो उसके अंदर जो है मतलब पॉलिश वॉलिश करके और उसके अंदर जो है पेंट मारा जाता है स्टील दिखाने के लिए कि हाँ ये कलर जो है स्टील का है। अगला प्रश्न देखो आप, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में देखो, आपने वो कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ वही कहावत यहाँ पे पूरी मतलब अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, कम शक्तिशाली धातु और एक ज्यादा शक्तिशाली धातु, तो जिसके पास शक्तियां ज्यादा होती है वो कमजोर वाली का शिकार कर लेती है और विस्थापित कर देती है। उदाहरण देखो आप, CuSO4 कॉपर सल्फेट को जिंक से अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। अब यहाँ पे हमने वो पढ़ा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिंक ताकतवर है, इसके पास लाठी है, और ये भैंस SO4 नाम की भैंस लेके घूम रहा है। अब जिंक के पास लाठी है, इसने कॉपर को मारी दो लाठी, बोला भाई अपनी भैंस लेके चला जा, तुम मेरे को छोड़ दे बस। तो जिंक सल्फेट ले गया, और अब वो लाठी की कॉपर तो टूटा पड़ा है, उसके पास ही पटक के भाग गया कि ये ले कॉपर, तू अपनी लाठी से तेरे को सहारा मिल जाएगा, चले जाना तुम। तो ये होता है यहाँ पे। और अब अगर कॉपर पहले से ही टूटा हुआ है, अगर कॉपर दोबारा से हिम्मत करेगा ना जिंक से, बोलेगा कि मेरी भैंस वापस दे, तो भैंस वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जिंक अभी भी ताकतवर है। ये तो कूट के आया, इसको मार के आया, अच्छी खासी धुनाई करके आया ना कॉपर की। तो इस वजह से कॉपर में आगे हिम्मत नहीं बचती कि वो इससे वापस SO4 सल्फेट को छीन सके। ये वैसे लॉजिकल सा है, मैंने थोड़ा सा मतलब याद रहा के आपको इसलिए बताया इस तरीके से। बाकी आप रटना चाहो तो यार आपका मन करता हो। अब आगे और भी चैप्टर्स है, वो मैं बाद में कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी जा रही है मेरे को पता है, और आप लोग बोर हो जाओगे फिर। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार मत किया करो, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले समय में आपको जो भी जानकारी देता हूँ मैं आपके काम की, तो आपको मिल सके।